नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 से मनोहर श्याम जोशी जी की लिखी कहानी सिल्वर वेडिंग। बुनियाद हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यादगार दूरदर्शन धारावाहिकों के रचयिता इस महान लेखक ने ये कहानी थोड़ी तो हटके लिखी है। ये कहानी बताती है दो बीज वाक्यों को, जो हुआ होगा। अरे जिस चीज पर हमारा जोर नहीं है, जिसको हम बदल नहीं सकते, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो हुआ होगा। दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर। हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। हम नहीं करना चाहते, फिर भी हमें करना पड़ता है। इसी हम बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। अफसर, सेक्शन अफसर यशोधर पंत जी अपनी घड़ी को दूरदर्शन और अखबार सब तरह से अपने आप को अप टू डेट रखते थे, समय के साथ चलते थे। उनकी घड़ी समय के साथ थी और जब वो 5 बजाती थी तो पूरी दुनिया में 5 ही बज रहे होते थे। लेकिन दफ्तर में कुछ लोग कामचोर भी होते हैं। हर कोई तो अपने डेडिकेशन यानी कि पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं करता। वो लोग घड़ी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब असल में 5 बजते हैं तो ऑफिस की घड़ी में 5:25 हो जाते हैं। देर तक रुकना कोई नहीं चाहता। एक दूसरे नए असिस्टेंट आते हैं, चड्डा जी, जो बहुत फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। पंत जी को वो समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्यों इतने नए फैशन के कपड़े पहने हैं? सिंपल कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहन सकते हैं। और वो उनके साथ थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। वो उनकी घड़ी का मजाक बनाते हैं। लेकिन पंत जी भी बाद में ताना मारते हैं, ठीक है मेरी घड़ी सस्ती है, लेकिन चलो समय तो बताती है, और वैसे भी मेरी शादी से मिली घड़ी है। पुराने जमाने में घड़ी का बहुत महत्व होता था। बच्चों को 10वीं पास करने पर घड़ी मिलती थी। आजकल तो बच्चों को 4th या 5th ईयर में ही घड़ी मिल जाया करती है। शादी की मिली घड़ी भी एक यादगार की तरह रहती थी और वो घड़ी उनके दिल के बहुत पास थी। लेकिन नए जमाने के लोग इन भावनाओं को नहीं समझते और मजाक बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगाते। पंत जी को याद आता है जब वो अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में किसके साथ रहते थे? अपनी किशन दा के साथ रहते थे। वहां यशोधर जी को शरण मिली थी। इसका मतलब है किशन दा कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी। और वो जो देश के लोग आते हैं, अपनी नेटिव प्लेस से लोग आते हैं, उनको आश्रय देते थे। ये भी पहाड़ी थी और वो भी पहाड़ी थे। होता है ना, जब आप विदेश में जाते हो और आपको कोई भारतीय मिलता है तो एक अपनापन सा हो जाता है। इसी तरह से जब अल्मोड़ा में दोनों पहाड़ी मिले, किशनदा ने इनको अपने घर में शरण दी। और जब पंत जी दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कहते ना, एज थोड़ा कम थी। लेकिन किशनदा ने फिर भी उन्हें मैस का रसोइया बना लिया। थोड़ा बहुत यशोधर जी काम कर दिया करते थे। अपनी इन्हीं सुनहरी यादों में खो गए यशोधर जी। लेकिन तभी चड्डा जी ने दोबारा पूछा, अरे शादी के बारे में कैसे सोच रहे हो? क्या हुआ, कब हुई आपकी शादी? तब उन्होंने बताया उनकी शादी कब हुई। अरे ये तो वही तारीख है, मतलब आज आपकी शादी को पूरे 25 साल हो गए। यशोधर जी को थोड़ी सी शर्म आई और सबने जब पार्टी मांगी, चाय मट्ठी और लड्डू की, वो बोले ये तो विदेशी चोचले हैं। सही बात है, हमारे यहाँ फंक्शन में तो पूजा की जाती है, लेकिन पार्टी देने का तो कोई रिवाज नहीं है। पार्टियां दी जाती हैं, लेकिन उनके अवसर थोड़े अलग होते हैं। जैसे बच्चे के जन्मदिन पर, उसके मुंडन पर, उसके कंछेदन पर, लड़की के विवाह पर पार्टियां दी जाती हैं। शादी की वर्षगांठ पर पार्टी देना थोड़ा अनुचित सा लगा। सबकी मांग पर यशोधर जी ने 10 रुपए दे दिए। सबने कहा, अरे 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 10 रुपए में क्या होगा? अब आप देखिए, काम के लिए कोई नहीं रुक सकता था ऑफिस में, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आई सब लोग रुकने के लिए तैयार हो गए। 20 रुपए उन्हें और देने पड़े, तो टोटल 30 रुपए में सबने चाय पार्टी आराम से किया। लेकिन यशोधर जी अपने घर जाने के लिए निकल गए। यशोधर जी ऑफिस से तो टाइम पे निकलते थे, लेकिन घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। कभी बिरला मंदिर जाते, कभी प्रवचन सुनते, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे घर आओ गपशप करो, लेकिन वो पहाड़गंज जाते, साग सब्जी लाते और बाद में 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं पहुंचते।
अचानक उनकी नजर पड़ी किशन दा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर, जहां उन्होंने कभी शरण ली थी, कहां वो कभी रहा करते थे किशन दा के साथ में। अब तो वहां पर 6 मंजिला मकान बन रहा है। उनको ये इमारतें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो पुराने दौर में अटके हुए हैं। उनके लिए एक मकान की कीमत यादें हैं, और हमारे लिए उस जमीन की कीमत है जहां हम तोड़कर आराम से शॉपिंग मॉल या कोई होटल बना सकते हैं। वो चाहते थे हमेशा से यहाँ पर रहो, कभी भी वो अपना घर नहीं बनवाना चाहते थे। उनको एक क्वार्टर मिला था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तो उन्होंने शेष क्वार्टर में अपना नाम अलॉट करा लिया। किशन दा की यादें हैं यहाँ पर, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों थोड़ी थोड़ी बातों पर मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होती हैं। लोगों को लगता है वो गलत है और उन्हें लगता है लोग गलत हैं, इसीलिए वो जल्दी नहीं जाना चाहते। उनका बड़ा बेटा एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी, विज्ञापन संस्था में नौकरी पर है। यशोधर जी को भी समहाउ लगता है 1,500 रुपए, 1,500 रुपये बहुत होते थे उस समय, उसे पर मंथ मिलता था। उन्हें तो ये बात खड़ती थी, कैसे कोई कंपनी इतनी सारा वेतन दे सकती है। हम लोग तो 20-20 रुपए में काम कर लिया करते थे। उन्हें लगता था जरूर कंपनी कोई 2 नंबर का काम करती है, कोई कंपनी अच्छा वेतन दे सकती है, ये बात वो सोच ही नहीं पाते थे। दूसरा बेटा उनका आईएएस की तैयारी कर रहा है, ये भी उनको नहीं अच्छा लगता था। उनको लगता था सीधे सीधे टीचर बन जाओ या कोई सीधा साधा काम कर लो। तीसरा बेटा अमेरिका चला गया स्कॉलरशिप लेकर। एक बेटी है जो शादी नहीं करना चाहती। अब यशोधर जी को उससे भी समस्या है, बेटी है, पढ़ाई लिखाई होगी, अब शादी करो। लेकिन बेटी तो डॉक्टरी की हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहती है। सभी लोग बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, यशोधर जी भी खुश हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। ये सामंजस्य खुशियों का नहीं है, ये सामंजस्य सोच का है। अब जितनी उम्र यशोधर जी की है, जिस जमाने के यशोधर जी हैं, उनकी पत्नी भी उसी जमाने की है। हाँ, वो संस्कारों से मॉडर्न नहीं है, जैसे यशोधर जी भी नहीं है, लेकिन वो बच्चों के दबाव में मॉडर्न बन गई हैं। शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली में कितना कुछ सहना पड़ा, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, इतने सारी पाबंदियों के साथ वो अपनी जवानी जी ही नहीं पाई। इसीलिए अब वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों की बात सुनती हैं और खुश रहती हैं। कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर हम बच्चों के साथ उनकी सोच में कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। यशोधर जी के दिमाग में फिर से किशनदा आते हैं। वो बुढ़ापे में सुखी नहीं रहे। सबके पास मकान थे, लेकिन किशनदा को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। सोचिए, किशनदा ने कितने लोगों को अपने पास सहारा दिया, लेकिन किशनदा को किसी ने सहारा नहीं दिया। यशोधर जी की पत्नी घर में थी, इसलिए वो सोच भी नहीं सकते थे सहारा देने के लिए। उनको लगता है दुनियादारी मेरे बीवी बच्चों को आती है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत तो नहीं छोड़ सकता। एक चीज होती है, जब आप अपने उसूलों के लिए जीते हैं, उसके लिए आप मर भी सकते हैं। यहाँ पर बात आती है ग्राउंड रूल्स की। हम अपने ग्राउंड रूल खुद बनाते हैं, उन पर जीते हैं और उन पर मरते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकता, उसमें और जानवरों में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन समय के साथ ग्राउंड रूल यानी कि हमारे जो उसूल हैं, उनको बदलना कितना सही है और कितना गलत, आगे हम इसी को पढ़ेंगे। मन अशांत हो तो पूजा में भी मन नहीं लगता। यही कुछ उस शाम को हुआ। किशनदा रोज मंदिर जाते थे, लेकिन आज उनका मन नहीं लग रहा था पूजा में। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुना और उनके अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। पता चला था कि वो बीमार हैं, वो अहमदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी और बच्चे कहते थे क्या जरूरत है फालतू में खर्चा करने की, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, चुपचाप बैठो। और यहाँ तक कि उनके कमाऊ बेटू ने कह दिया आपको बुआ को भेजने के लिए मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। सोचो, बच्चे अपनी कमाई पर अपना हक समझते हैं, लेकिन तब क्या हो जाता है जब वो पिता की कमाई आराम से मांगते हैं और खर्च भी कर देते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का भी मानना था मैंने तो अपने बचपन में कुछ नहीं देखा, कैसे तैसे यहाँ पर आई, शादी हुई और यहाँ पर मेरे को कौन सा सुख मिला। यही हालत यशोधर जी की थी। उनके माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने उनका पालन पोषण किया। बाद में वो किशनदा के घर पर रहे। नए नए परिवर्तनों के साथ वो कभी तालमेल कर ही नहीं पाए। उनको लगता था रिटायरमेंट के बाद आराम से जियो।
दिल्ली में जब किशनदा आई और यशोधर बाबू उनके साथ कभी कभी काम में मदद करते थे, एक उत्साही कार्यकर्ता की तरह कभी होली गवाते थे, कभी रामलीला के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देते थे, कभी जनेऊ पूजन एक होता है, जनेऊ डालते हैं बाहरी लोगों को, उनके लिए भी वो कमरा के दे देते थे, वो भी मुफ्त में। ये सारे काम उनकी पत्नी और बच्चे दोनों को बुरे लगते थे, फिर भी वो चाहते थे कि चलो कर दो। अब हालत ये है, वो चाहते हैं कि बच्चे उनसे पूछे, लेकिन बच्चे उन्हें क्या पड़ी है पूछने की, वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। उस शाम कुछ ऐसा हुआ, प्रवचन सुनने के बाद वो मंडी गए, सब्जी ले आए। वो चाहते थे बच्चे अपने घर का सामान खुद लाएं, लेकिन इतनी लड़ाई होती थी इस बात को बोलकर कि उन्होंने कहना ही बंद कर दिया। यहाँ भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। उनको लगता था कि उनका बेटा अपना वेतन मुझे दे, क्या वो जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? जब मैं कमाता था तो सारे पैसे अपने परिवार पर खर्च करता था, आज बेटे की कमाई पर क्या मैं थोड़ा सा भी पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता हूँ? ये सारे परिवर्तन घर में हो रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। सब्जी लेकर वो अपने क्वार्टर पहुंचे, एक तख्ती पर लिखा था YD पंत। ये क्या है? उनको लगा मैं गलत घर में आ गया। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थे और लोग विदा ले रहे थे। काफी घर डेकोरेटेड था, गुब्बारे उब्बारे झालरें झूलरे लगी हुई थी और अपने बेटे को उन्होंने देखा कार में किसी साहब से हाथ मिला रहे थे। उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है और पत्नी अपनी बेटी के साथ मेमो को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स में थी, स्लीवलेस, बगैर बाहों का टॉप पहना था और पत्नी भी आराम से लिपस्टिक वगैरह लगाकर, बालों में कलर लगाकर, हिजाब आराम से बैठी थी। यशोधर जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगा। क्या जरूरत है बिना बाहों के कपड़े पहनने की? क्या जरूरत है लड़कियों को जीन्स पहनने की? इस उम्र में पत्नी को क्या जरूरत है होठों पर लिपस्टिक लगाने की, बाल काले करने की? सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर है, सब कुछ ठीक नहीं है। यशोधर जी चुपचाप अपने घर चले गए। बड़े बेटे ने ताना मारा, फिर देर से आए हो? यशोधर जी बेचारे चुपचाप रह गए। फिर एक दूर के भांजा सब बोले, हाँ तुम तो 1,500 रुपए कमाने वाले के पापा हो, इसीलिए इतनी अकड़ है। वो नहीं चाहते थे पार्टी करना, लेकिन सबके साथ मिलकर उन्हें केक के पास खड़ा होना पड़ा, केक काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने केक खाया नहीं, क्योंकि केक में अंडा होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं और वो इन अपने विश्वासों को कि अंडे में नहीं खाना चाहिए हमें, उनको भी लगता था कि अंडा नहीं खाना चाहिए। चलो वो बात अलग रही। यशोधर जी की पत्नी का रवैया देखो। दोनों की शादी को 25 साल हुए थे। वो मेम बन के मटक मटक के आराम से सभी मेहमानों को बात कर रही थी, मिल रही थी, एंजॉय कर रही थी पार्टी। वहीं वो घबराकर मंदिर में चले गए और काफी देर तक पूजा में बैठे रहे। बाद में यशोधर जी की पत्नी ने आकर उन्हें बुलाया, अरे क्या पूजा में बैठे रहोगे, मेहमान जलने लगे, उठो जल्दी। पूजा में हम लोग लाल गमछा या लाल कपड़ा पहन के जैसे बैठते हैं आदमी लोग, ऐसे ही वो बैठे थे और वो उसी तरह से बाहर आ गए। अब यहाँ पर भी एक टकरार शुरू हुई। बेटे को लगा क्या बेइज्जती कर दी, इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी, इतने सारे मेम साहब लोग आए थे और पापा को देखो क्या लुंगी टाइप गमछा पहनकर बाहर आ गए। सबको गुस्सा आई। बेटी को तो बहुत ही एम्बेरसमेंट हुआ, बहुत झल्लाई बेटी, क्या प्रॉब्लम है? चलो अब प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट खोलने की बारी आई। भूषण उसे खोलता जा रहा था और बता रहा था क्या क्या है। एक गिफ्ट में निकला ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ये होता है सुबह सुबह हम जब वॉक पर जाते हैं इसे पहन लेते हैं, तो वो इसीलिए था कि आप पुलोवर यानी कि स्वेटर फटा हुआ पहन के ना जाएं। आप वॉक पे ना जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप दूध लेने तो जाते हैं ना सुबह सुबह। बच्चों ने कहा गाउन पहनो। गाउन पहनकर उनको थोड़ी सी भावनात्मक हो गए, वो मेरे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। लेकिन तभी उन्हें याद आई वो बात जब उनके बच्चों ने कहा इसे पहनकर आगे से दूध लेने जाना। उनको लगा क्या मेरा बेटा खुद दूध लेने नहीं जा सकता, मैं बुढ़ापे में दूध लेने जाऊं? मैं तो अपने पिता का सारा काम करता था। यहीं पर हमारी आता है जनरेशन गैप। अगर आप मेरे शब्दों में सुने तो इस पाठ का सार बस इतना ही है, वक्त आगे बढ़ जाता है तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। कहीं कहीं टकरार शुरू हो जाती है। अब देखिए हमारी जनरेशन, अगर हम बात करें हमारी पिछली जनरेशन, उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा। आजकल के बच्चे टीवी छोड़ो मोबाइल और लैपटॉप पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक समय था ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। अब मोबाइल की एक क्लिक पर सब कुछ काम हो जाता है। तो जनरेशन का जो गैप है, हमें इसे समझना होगा, वरना हमारी हालत भी यशोधर पंत जी सी हो जाएगी। यहाँ पर समहाउ इम्प्रॉपर या जो हुआ होगा, इससे कहने से हमारी आज की जनरेशन संतुष्ट नहीं हो सकती। यशोधर जी की पीड़ा को समझने का प्रयास करें। जो अपने समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, उसे कितना कष्ट होता है अपने आप को समायोजित करने के लिए। धन्यवाद। मन अशांत हो